नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास की इस विशेष कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राजपुरोहित आज आपसे बात करने वाला हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में और उनकी प्रासंगिकता के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी ये कक्षा कुछ अलग अलग चरणों में आयोजित होगी। चूँकि टॉपिक बड़ा है, इसलिए इसको काफ़ी गहनता के साथ समझने के लिए इसको विस्तार के साथ समझाना आवश्यक था। अध्ययन की इस प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में मैंने आपसे बात की प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जिसके अंदर धार्मिक स्रोतों अर्थात वैदिक धर्म से संबंधित स्रोत, जैन धर्म से संबंधित स्रोत और बौद्ध धर्म से संबंधित स्रोतों का विवेचन किया था। इसके पश्चात धर्मनिरपेक्ष स्रोतों और विदेशी यात्रियों के विवरणार्थ को समझने की कोशिश की गई थी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के उस स्रोत के बारे में जिसकी प्रामाणिकता के ऊपर उंगली उठाने से पहले कई बार विचार करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, चूँकि स्रोतों का अध्ययन ऐतिहासिक घटनाओं की प्रामाणिकता को जांचने और परखने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारे स्रोत पुख्ता होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए। और इस दृष्टि से पुरातात्विक स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका और स्थान रखते हैं। विद्यार्थियों, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका ताल्लुक पुरातत्व से होता है, जो हमें अभिलेखों के रूप में मिलते हैं, शिलालेखों के रूप में मिलते हैं, स्तंभ अभिलेखों के रूप में मिलते हैं, चट्टानी अभिलेखों के रूप में मिलते हैं, मूर्ति अभिलेखों के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा हम इस कैटेगरी में सिक्कों को शामिल कर सकते हैं और गुफा चित्रकारी, ये ऐसे बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनकी विश्वसनीयता काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये स्रोत इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें आसानी से हेरफेर या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और यदि परिवर्तन किया जाता तो वो परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाता है। इस कारण इन स्रोतों की प्रामाणिकता ज़्यादा पुख्ता है। मैं ऐसा नहीं कहता विद्यार्थियों कि स्रोत 100% एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी सत्यता के ये काफ़ी नज़दीक है। और ऐतिहासिक अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत हमारे पास होने चाहिए ताकि वे हमारे सामने ऐतिहासिक अध्ययन किए जाने वाले विषयों का वास्तविक और सजीव चित्रण पेश कर सकें। अभिलेखों को शामिल किया जाता है, मूर्तियों को शामिल किया जाता है, सिक्कों को शामिल किया जाता है, चित्रों को शामिल किया जाता है इस श्रेणी के अंतर्गत। और इसके अलावा प्राचीन सभ्यताओं के उत्खनन से प्राप्त विविध प्रकार के मृदुभांड, मिट्टी के बर्तन भी प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। विद्यार्थियों, आइए अब हम बात करते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी इतिहास में सब ऑब्जेक्टिविटी की, यथार्थता की, वास्तविकता की बात की जाती है तो प्रोफेसर E.H. कार के इस कथन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्य गूंगे और बहरे होते हैं। वे खुद नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उनसे बुलवाता है। और चूँकि इतिहासकार एक व्यक्ति है और व्यक्ति होने के नाते उसकी व्यक्तिगत भावनाएं, उसका दृष्टिकोण काफ़ी हद तक उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विषय सामग्री को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में पुरातात्विक स्रोत और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेख एक ऐसा लिखित विवरण है जो हमारे पास लिखित रूप में, यदि वो स्तंभ पर उत्कीर्ण है तो वो स्तंभ अभिलेख है, यदि वो चट्टान पर उत्कीर्ण है तो वो चट्टानी अभिलेख है, यदि वो गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण है तो वो गुहा अभिलेख है, यदि वो ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है तो वो ताम्र अभिलेख है। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन अभिलेखों को ध्यान में रखकर किया जाए, यह समीचीन है। अभिलेख बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर जानकारी देते हैं। 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का बोवाजकोई अभिलेख हमें प्राचीन ईरानी राजाओं और भारतीय आर्यों के बीच में आपसी संपर्क के बारे में जानकारी देता है। यह 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का बोवाजकोई अभिलेख एक संधि पत्र है जिसमें ईरानी राजा आपस में लड़ने के बाद एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहते हैं कि हम इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य आदि देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते कि हम पुनः नहीं लड़ेंगे।
विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण और पुख्ता प्रमाण है जो ये साबित करता है कि इंडो आर्यंस और पर्शियन आर्यंस ये आपस में को रिलेटेड थे, इनका मूल एक ही जगह से था। और प्रोफेसर मैक्स मुलर की वह अवधारणा जो ये कहती है कि मध्य एशिया से आर्य निकले थे और दुनिया के अलग अलग भागों में फैले, तो एक शाखा ईरानी की तरफ गई जो ईरानी आर्य कहलाई, पर्शियन आर्य, और दूसरी शाखा भारत की तरफ गई जो इंडो आर्यंस कहलाई। तो ये एक रोचक तथ्य है कि ईरानी राजा जिन देवताओं को इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते, वे ही इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य आदि जो देवता हैं उनका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये आपस में उनके संबंधों का एक पुख्ता प्रमाण है। अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और अशोक का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर ही टिका हुआ है। फ्रेंच हिस्टोरियन प्रोफेसर सेनार्ट ने तो अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख डाला। प्रोफेसर और हिस्टोरियन जेम्स प्रिंसेप को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अशोक के अभिलेखों की भाषा का अध्ययन किया और अभिलेखों में प्रतिपादित धम्म की अवधारणा को और इससे जुड़े हुए पहलुओं को पूरी दुनिया से अवगत कराया और देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक के रूप में अशोक के व्यक्तित्व और चरित्र का विस्तृत विश्लेषण किया। अशोक के अभिलेखों से ही उसके जीवन की विविध उपलब्धियों, कलिंग युद्ध, उसके द्वारा धर्म परिवर्तन, उसकी कर व्यवस्था, उसकी समाज व्यवस्था आदि विविध तथ्यों के बारे में जानकारी अशोक के अभिलेखों से ही मिलती है। ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्यार्थियों, 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख उन अभिलेखों में से है जिन्हें उच्च कोटि की प्रांजल संस्कृत में लिखित प्राचीन भारत का प्रथम अभिलेख माना जाता है। चंपू शैली में लिखित यह अभिलेख हमें सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी देता है और ये बताता है कि किस प्रकार से ऊर्जित पर्वतमाला से निकलने वाली पलासिनी और सुवर्ण सिक्ता नदियों के जल को रोककर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक विशेष सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया और किस प्रकार से अशोक के समय में उस सुदर्शन झील से सिंचाई के लिए नहरें, पुल, लिबाप निकाली गई। अभिलेख ये बताता है कि रुद्रदामा के समय में यह सुदर्शन झील टूट गई और चारों तरफ पानी फैल गया। अपने कर्म सचिवों और मती सचिवों की इस राय के बावजूद कि जनता के ऊपर कर लगाकर इस झील का पुनर्निर्माण कराया जाए, रुद्रदामा इस बात को मना करता है और अपने निजी कोष से प्रबुद्ध धनराशि खर्च करके इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। तो यह अभिलेख हमें रुद्रदामा के व्यक्तित्व और कृतित्व के विविध पहलुओं से अवगत कराता है और साथ ही साथ उसकी राज व्यवस्था और नीति व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और उसके कल्याणकारी व्यक्तित्व का ये चित्रण करता है। आगे चलकर ये झील सम्राट स्कंदगुप्त के समय में पुनः टूट गई और इसका भी पुनर्निर्माण करवाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अभिलेख हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और कई ऐतिहासिक घटनाक्रम ऐसे हैं जहाँ पर यदि अभिलेख नहीं है तो हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए कलिंग राज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा से मिला हुआ यह अभिलेख कलिंग राज खारवेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है और यदि यह अभिलेख नहीं मिलता तो खारवेल जैसे महत्वपूर्ण राजा के बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार समुद्रगुप्त का इतिहास जानने की दृष्टि से उसका इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति काफ़ी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत के रूप में उभर कर सामने आता है। 33 पंक्तियों का यह अभिलेख समुद्रगुप्त की आर्यावर्त विजय अभियान, उसके 2 आर्यावर्त के उत्तर भारतीय अभियान और उसके दक्षिण भारत अभियान के बारे में जानकारी देता है और ये बताता है कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने दक्षिण के बारे में एक महत्वपूर्ण और समझता भरी नीति से काम लिया और उसने दक्षिण के राजाओं को अपने नियंत्रण में नहीं लिया बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से स्वायत्त तरीके से शासन करने के लिए छोड़ दिया। उनसे नियमित कर वसूल किया, उनकी राजकुमारियों से अपने राजकुमारों का विवाह किया, उनके राज के ध्वज के अंदर गुप्तों का राज के निशान गरुड़ का निशान लगाया गया। समुद्रगुप्त की यह दक्षिण नीति विद्यार्थियों काफ़ी महत्वपूर्ण थी और समुद्रगुप्त इस बात को जानता था कि पाटलिपुत्र से बैठकर पूर्वी भारत से दक्षिण भारत को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल काम है और इसलिए उसने उनसे कर वसूल किया और उन राज्यों को स्वायत्त रूप से शासन करने दिया। यह नीति आगे चलकर समुद्रगुप्त के लगभग 1000 साल बाद दक्षिणी भारत के शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई
उसने भी दक्षिण को नियंत्रण में लिया, लेकिन दक्षिण के राजाओं से कर वसूल किया और उन्हें स्वतंत्र छोड़ा। तो इस प्रकार से अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते। इसी प्रकार यदि हम गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल के 18वें और 19वें वर्ष के नासिक अभिलेख का अध्ययन करें तो वे भी हमें एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर सामने दिखाई देते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी हमें मिलती है और किस प्रकार से उसने सहरात शकों का दमन किया और किस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए उसने अपने स्तर पर जो प्रयत्न करे, इन सब बातों की जानकारी इन तमाम अभिलेखों से मिलती है। चाहे उत्तरी भारत के राजपूत राजाओं के बारे में जानकारी हो तो भी अभिलेखों से हमें मिलती है। इस दृष्टि से हमें मीर भोज प्रतिहार का ग्वालियर अभिलेख एक महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में उभर कर सामने दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये कि अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उनका अध्ययन करते वक्त काफ़ी गहराई और काफ़ी सूझबूझ के साथ इन चीज़ों का अध्ययन अपेक्षित है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से अभिलेख महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से सिक्के भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिक्के अपने आप में बहुत सारी बातों को बताते हैं। जहाँ जहाँ से सिक्के मिले वहाँ से उस राजा के साम्राज्य के विस्तार, उस राज्य की सीमाओं का पता चलता है। सिक्कों में प्रयुक्त स्वर्ण धातु या रजत धातु या उत्कृष्ट धातु की मात्रा का प्रतिशत उस राज्य की आर्थिक स्थिति को इंगित करता है। जैसे कि मैं आपको गुप्तों का एग्जाम्पल बताता हूँ कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बना और समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय के लिए गुप्त राज्य व्यवस्था डावाडोल हो गई। समुद्रगुप्त के शासन की बागडोर रामगुप्त को मिली। रामगुप्त जो कि तुलनात्मक दृष्टि से एक कमज़ोर और अयोग्य शासक था और वो शकों के हमलों का मुकाबला नहीं कर पाया और ऐसी स्थिति में उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों का उन्मूलन किया और रामगुप्त को रास्ते से हटाया और खुद शासक बना। रामगुप्त के हमें जो सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं उस समय में सोने के सिक्कों की शुद्ध धातु की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो सोने के सिक्के बने उसमें वापस स्वर्ण धातु की मात्रा उत्कृष्ट रूप से कायम हो गई। तो कहने का मतलब ये कि स्वर्ण धातु की उत्कृष्टता और निकृष्टता का स्तर राज्य की कमज़ोर और उन्नत आर्थिक स्थिति का परिचायक था और इसी प्रकार से सिक्के न चाहते हुए न स्वयं नहीं बोलते हुए भी बहुत सारी बातें अपने आप में बताते थे। सिक्कों से राजाओं के धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता है। गुप्त राजाओं के सिक्कों पर परम भागवत शब्द और गरुड़ शब्द का और गरुड़ आकृति उत्कीर्ण होना इस बात का परिचय था कि वे भागवत धर्म के समर्थक थे। इसी प्रकार से मूर्तियों से मिले अभिलेख भी मूर्तियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं भी उनके चित्र वो भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से जुड़े हुए अभिलेखों, सिक्कों, गुहा चित्रों की संख्या अपार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन इन स्रोतों के ऊपर टिका हुआ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, जब भी अध्ययन किया जाए तो काफ़ी गंभीरता के साथ अध्ययन किया जाए और इस विषय में आपको अगर कोई भी शंका हो तो मैं पुनः अपने व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे से व्हाट्सएप चैट करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और जल्दी विद्यार्थियों मैं आपसे इसके आगे के एक दूसरे टॉपिक उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।